A very warm welcome to all the students of class 11 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwapar, Badalganj. Today we are going to start chapter 2, biological classification. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. यानी जब सिविलाइजेशन, जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तभी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कई ज़रूरी अटेम्प्ट्स किए गए, यानी कई कोशिशें की गई। और यहाँ पे इंस्टिंक्ट के ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया जाता था, यानी कि उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता था। ऐसा ये लोग सोचते थे, अच्छा ये फीचर्स मिल रहे हैं तो इसको इस वाले किंगडम में डाल दो या इसको इस चीज़ में डाल दो। और ज़्यादातर ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था, इसका मेन बेसिस था कि ह्यूमंस बीइंग के ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से काम आते हैं, कौन फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसको शेल्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसको क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which has red blood and those who that did not. तो सबसे अर्लीस्ट एक जो क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट था वो एरिस्टोटल ने किया, जिनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। और ये थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस उन्होंने यूज़ किया, जैसे कि, और इनका जो बेस था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की आउटर अपीयरेंस क्या है, वो बाहर से कैसा दिखता है। तो इस बेसिस पे प्लांट्स को वो ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में, यानी जिसकी हाइट बहुत कम है वो क्या हो जाएगा, श्रब हो जाएगा, उससे थोड़ी बड़ी है तो हर्ब हो जाएगा, और बहुत बड़ा अगर साइज है प्लांट का तो वो किस में चला जाएगा, ट्रीज में। फिर उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया ब्लड के बेसिस पे, जिसका ब्लड रेड है उसको एक ग्रुप में, जिसका नहीं है उसको दूसरे ग्रुप में। In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट किया क्लासिफिकेशन का वो किया था कार्लस लीनियस ने। तो कार्ल लीनियस ने क्या किया, उन्होंने टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, एक प्लांट एक एनिमल, ठीक है। और जितने भी प्लांट्स थे उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया, जितने भी एनिमल्स थे उनको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. तो यहाँ पे जो कार्लस लीनियस, इन्होंने कोई मतलब बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं की कैरेक्टर्स की। उन्होंने बस ये कर दिया कि ये ऐसा, इसके अंदर रूट, शूट और लीव्स है तो ये ट्री हो गया, और ये ऐसे कर रहा है तो ये एनिमल में चला गया। मतलब उनके में अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म है किंगडम एनिमेलिया में, वो यूकैरियोट है यानी यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, या फिर वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, या मतलब कि एल्गी है कि फंजाई है। ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया था। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. फिर भी प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो फिर भी ठीक ठाक हो गया था, लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों के ही क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते थे, ना ही वो प्लांट की कैटेगरी में फिट आते थे, ना ही एनिमल्स के। Hence the two kingdom classification used फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। तो लंबे समय तक टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का चलना मुश्किल हो गया था। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि सिर्फ बाहर से देख के एनिमल और प्लांट डिक्लेयर कर देना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स का ये भी पता होना चाहिए कि और डिटेलिंग इसके क्या है। इसके अलावा
मॉर्फोलॉजी में मतलब उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, या फिर उसका सेल वॉल का नेचर क्या है, कि उसके सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, या उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है कि सेप्रोट्रॉफ है कि पैरासाइट है, क्या मोड ऑफ उसका न्यूट्रिशन है। हैबिटेट क्या है, मतलब अर्थ पे पाया जा मतलब अर्थ पे सॉरी लैंड पे पाया जा रहा है, वाटर में पाया जा रहा है, एयर में पाया जा रहा है, क्या एटमॉस्फियर है उसका। रिप्रोडक्शन का मैथड क्या है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि पहले इसका कैसा स्ट्रक्चर था, जैसे जैसे टाइम पास होता गया तब आज के ज़माने में इसका कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ों को भी एक एसेंशियल क्राइटेरिया बनाया गया। Classification systems for the living organism have hence undergone several changes over the time. इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के तरीकों में बहुत चेंजेस आए समय बीतने के बाद से, मतलब समय बीतते बीतते। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, द understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. तो इसमें क्या हुआ कि प्लांट और किंगडम जो चेंजेस किए गए, कुछ चीज़ें तो हमेशा कांस्टेंट थी सारे सिस्टम के अंदर, कि किस ग्रुप को, किस ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम के अंदर डालना है, या थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे थे, या फिर क्या हुआ कि ये जो नंबर था, नेचर था अदर किंगडम्स का, इसको भी अलग से अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स, तो 5 किंगडम जो है वो R.H. विटेकर ने प्रपोज किया था, 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने कैरेक्टर्स क्या क्या लिए, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उनके 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला था मोनरा। सेल टाइप क्या था, प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल क्या था, नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, यानी सेलुलोज की सेल वॉल नहीं थी, एक नॉन सेलुलोज कंपोनेंट था जिसमें पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था जो एब्सेंट था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सेल से बना हुआ था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉफिक, इसमें भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। जो कीमोसिंथेटिक थे और फोटोसिंथेटिक, तो वो तो सनलाइट और केमिकल्स को यूज़ करके अपना फूड खुद तैयार कर ले रहे थे। इसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक भी थे, उसमें जैसे सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड रिमेन्स के ऊपर अपना लाइफ बिताते हैं, या फिर पैरासाइट जो कि होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेकंड कौन था, प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्ट जिसको कहते हैं प्रोटोजोआ। इसका सेल टाइप क्या था, यूकैरियोटिक था। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पता है, जिसका एक प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, जिसका एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट होता है। कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, सेल से बना हुआ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, दोनों ही था, यानी कुछ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते थे, और रेस्ट ऑफ द जो थे वो क्या थे, हेट्रोट्रॉफ्स थे। इसके बाद सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आया फंजाई। इसका सेल टाइप क्या था, यूकैरियोटिक। इसका सेल वॉल जो था वो सेलुलोज से ना बन के किसका बना था, काइटिन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मल्टी सेलुलर थे और लूज टिश्यू था। हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक या पैरासाइट, यानी हेट्रोट्रॉफिक थे, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक का कोई लेना देना नहीं है, ये सब हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं, यानी कि अदर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। मोस्टली क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स जो कि डेड पे सरवाइव करते हैं, या फिर पैरासाइट्स जो कि होस्ट के अंदर या बाहर बॉडी के सरफेस पे वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। फिर आया किंगडम प्लांटी। इसका सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, थोड़ा सा एडवांस है, यानी सेल जो कंबाइन करके टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स। ये पूरे के पूरे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे लास्ट आया किंगडम एनिमेलिया। ये क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल क्या है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। टिश्यू का थोड़ा और एडवांस वर्जन देखेंगे, यानी टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम भी बनाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मतलब जो अपना फूड इनटेक करते हैं, सॉलिड फूड जो गल्प करते हैं, और सेप्रोफाइट यानी कि जो कि डेड प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है। R.H. Whitaker 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो R.H. Whitaker ने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन का सिस्टम प्रपोज किया 1969 में, और जो 5 किंगडम उन्होंने बनाया उसमें क्या था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. Table 2.1 gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdoms. यानी अब तक के जो साइंटिस्ट की डिमांड थी कि जैसे जो भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन करने के लिए उसको किस मतलब कैटेगरी में डालना है, उसके लिए उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें देख के तब उस हिसाब से उसको उस क्राइटेरिया, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर डालना है। द 3 domain system has also been proposed that divides like the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain and thereby a 6th kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher classes. तो इसके अलावा एक 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया गया, जहाँ पे किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया, जहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो यूकैरियोटिक किंगडम्स क्या हैं, 3rd डोमेन में, और अगर टोटल देखा जाए तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो कि हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे अभी। Let us look at these 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. तो अब इसके आगे देखते हैं कि जो R.H. विटेकर ने क्या क्या क्राइटेरिया लेके ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को तैयार किया। Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants. तो इससे पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट्स की कैटेगरी में ही डाल दिया गया। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. तो इन सबको, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे मॉसेस हो, चाहे फर्न्स हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, इन सबको प्लांट्स के अंदर डालने का जो क्राइटेरिया बताया गया कि इन सब के सेल के पास सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब अगर फंजाई की बात किया जाए तो फंजाई और बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टी सेलुलर है, एक ऑटोट्रॉफ है तो एक हेटेरोट्रॉफ है। बहुत बड़ा डिफरेंस था, लेकिन फिर भी इन सारे डिफरेंस को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक को एक साइड में रख के इनको एक ही किंगडम के अंदर डाल दिया गया था। दिस It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. तो यहाँ पे क्या था, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, यानी उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, साइनोबैक्टीरिया और अदर ग्रुप्स के साथ जो कि यूकैरियोट्स थे उनके साथ एक साथ रख दिया गया था। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. तो यहाँ पे क्या था, यूनिसेलुलर के साथ मल्टी सेलुलर को भी रख दिया, जैसे क्लेमाइडोमोनास जो है और स्पाइरोगाइरा जो है, इनको दोनों को एल्गी के अंदर डाल दिया गया। The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plants has a cellulose rich cell wall. अब यहाँ पे क्या था कि
ये क्लासिफिकेशन जो किया गया, जैसे फंजाई क्या है, वो हेट्रोट्रॉफ है, यानी फंजाई अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, जबकि ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस था सेल वॉल का। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. तो जब इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा गया तो फंजाई को क्या है, एक सेपरेट किंगडम में डाल दिया गया। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले यूनिसेलुलर थे, उनको किंगडम मोनेरा में डाल दिया गया, और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in algae within plants, and both having cell walls, with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lack cell wall. तो यहाँ पे जैसे क्लेमाइडोमोनाज हो गए, क्लोरेला, इनको पहले एल्गी में रखा गया था प्लांट्स के साथ, और बेसिस क्या दिया गया कि सबके पास क्या है, सेल वॉल है। इसी तरह पैरामीशियम और अमीबा, पहले इनको कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में, जबकि इनके पास क्या थी, सेल वॉल नहीं थी। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। तो इन सबको एक साथ रखा गया। पहले क्या था कि अमीबा और कुछ को एनिमल्स में और एल्गी को प्लांट्स के अंदर रखा जाता था। ठीक है, दिस kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आज शायद हम लोग क्लासिफिकेशन का जो किंगडम्स है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, यानी क्राइटेरिया को और थोड़ा डिफ़िकल्ट बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। हो सकता है कि 5 किंगडम से भी ज़्यादा किंगडम्स बन जाएं, क्योंकि अब क्या है, बहुत इवोल्यूशन का टाइम भी बीत चुका है। अब पहले के कंपैरिजन में ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships. तो इससे पहले जो क्लासिफिकेशन का अटैम्प्ट था वहाँ पे मॉर्फोलॉजी देखी जाती थी, फिजियोलॉजी देखी जाती थी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ देखी जाती थी, लेकिन अब क्या है, एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया गया है, वो क्या है, फाइलोजेनेटिक, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। पहले जब ये ऑर्गेनिज्म, जब ये ओरिजिन इसका हुआ था, ये तब कैसा दिखता है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, टाइम पास हुआ, बीतता गया, अब वो कैसा दिख रहा है। तो ये क्या है, पहले जैसा होगा और अब में बहुत से चेंजेस उसके अंदर आए होंगे। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी एक बेसिस बनाया गया। In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, and fungi of the Whittaker system of classification. The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4. तो chapter 2 में हम लोग 3 kingdoms पढ़ लेंगे, जो कि होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। विटेकर का जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में से 3 हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के सेपरेट चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर 3 एंड 4। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दीज कैरेक्टर्स in detail. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.